दोस्तों, हमारे इस टॉपिक का नाम है महासागरीय जल के तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये समुद्र है तो इसके नीचे का, ठीक है। तो नीचे के वितरण के बारे में हम लोग थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं कि जो समुद्र के नीचे का तापमान होता है वो किस प्रकार बढ़ता या घटता है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि जो सौर विकिरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ऊष्मा का स्रोत महासागर के जल के लिए, ठीक है। तो जो समुद्र की सतह पर प्रत्यक्ष सौर विकिरण होता है उसके रूप में प्राप्त होता है। आकाश से होने वाला विकिरण वायुमंडल में सौर विकिरण के प्रकीर्णन के फलस्वरूप समुद्र की सतह तक पहुंचता है। मतलब कि समुद्र की सतह रहती है उस पर जो सूरज की किरणें रहती है उससे ही जो सौर विकिरण पहुंचता है। समुद्र के जल के भीतर ऊष्मा के प्रवेश की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। ऊपर तो पहुंच जाता है लेकिन समुद्र के जो अंदर है वो सूर्य का जो प्रकाश से पहुंचना वो जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है। इसके विपरीत जो धरातल है वहां पर केवल चालन क्रिया के द्वारा ही ऊष्मा का प्रवेश होता है। मतलब कि जो चालन से मतलब जैसे मान लो कि आपकी धरती है तो धरती में क्या होता है कि ये जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं कि ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं इधर से उधर। तो चालन के कारण जो है वो चला जाता है। और समुद्र में जो है इसका एकमात्र साधन है वो है संवहन। मतलब संवहन से मतलब ये है कि नीचे की ओर तापमान को जाना, ठीक है। तो अन्य साधनों में चालन क्रिया प्रमुख मानी जाती है जिससे अत्यंत मंद गति से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। चालन से बहुत ही मंद गति से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसमें देख लेते हैं वैज्ञानिक की गणना के अनुसार महासागर में जो शुद्ध जल में सौर का विकिरण है वो 27% 1 सेंटीमीटर की सतह में होता है। कितना होता है? मतलब जो सौर विकिरण है वो यदि मान लीजिए कि पूरा जो है वो आया है 100%, 100% में से जो 27% है वो 1 सेंटीमीटर तक ही जाता है, ठीक है। 27%, 62% ऊपरी 1 मीटर मोटी सतह में ही अवशोषित हो जाता है। बाकी का जो 62% होता है वो पूरा जो 1 मीटर है उसमें अवशोषित हो जाता है। और केवल 0.45% ऊर्जा ही 100 मीटर की गहराई तक प्रवेश करती है। मतलब कि जो पूरा जो सौर का विकिरण है वो लगभग 100 मीटर की गहराई पर जाकर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग जो तट हैं, तट के निकट हम लोग देखते हैं कि जो चीजें हैं जो तट के निकट होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई सा समुद्र है वो तट के उसमें जो तट है वहाँ पर जो गंदा जल रहता है उसकी ऊपरी सतह अधिक ऊर्जा अवशोषित करती है। जो गंदा जल होता है उसकी जो ऊष्मा है, उसकी जो सतह है वह जो सूर्य की ऊर्जा है वह अधिक अवशोषित करती है, ठीक है। किंतु महासागरीय जल में होने वाले मिश्रण प्रक्रिया वाष्पीकरण में खर्च होने वाली ऊर्जा आदि के द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का तापीय प्रभाव कम हो जाता है। मतलब कि ऊपर ही वो क्या करती है कि ज्यादा ऊष्मा ले लेती है तो फिर अंदर का जो है वो तापीय प्रभाव उससे कम हो जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में सतह के नीचे की ओर जल का तापमान निरंतर घटता जाता है। मतलब यह है कि जो समुद्र का जल है वो ऊपर जो है वो अलग होगा और जो नीचे है वो कम होगा, ठीक है। नीचे जाते समय जो समुद्र का तापमान है वो घटता जाता है। जैसे हमने देखा था अभी ये 100 मीटर तक जो बचा हुआ है वो पूरा प्रवेश हो जाता है सौर ऊर्जा। तापमान की दृष्टि से वायुमंडल की तरह महासागरों में भी कई स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा वायुमंडल है, पहले पाया जाता है उसमें क्षोमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर बहिर्मंडल। इस प्रकार जो समुद्र है उसमें भी नीचे कोई सतह पाई जाती है, कई स्तर पाए जाते हैं। वायुमंडल में क्षोमंडल में जिस प्रकार तापमान धरातल से ऊपर की ओर घटता है उसी प्रकार महासागर में तापमान पृष्ठ तल से नीचे की ओर कम होता है। पृष्ठ तल मतलब ये जो सतह रहती है
इस सतह से जो नीचे जाते हैं तो तापमान क्या होता है, घटता जाता है। निम्न अक्षांशों में वर्ष भर तथा मध्य अक्षांशों में गर्मी ग्रीष्म ऋतु में उष्णी पृष्ठतल का विकास होता है। जो मध्य अक्षांश है वहां पर गर्म सतह रहती है महासागरों की। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो जो समुद्र की जो लहरें होती हैं, ठीक है, ये जो ऊपरी सतह का जल रहता है वो निचली सतह के जल से मिश्रण होता रहता है। मतलब कि जो ऊपर की जो सतह है, ऊपर की सतह से जो जल है वो नीचे की सतह से मिश्रण होता रहता है, जिसकी मोटाई लगभग कितनी हो जाती है, एक ये बहुत ही मोटी परत जो कि गर्म होती है उसका निर्माण हो जाता है, जिसकी मोटाई होती है 500 मीटर। मतलब ये जो आपको समुद्र रहता है इसमें नीचे 500 मीटर तक एक बहुत ही मोटी एक परत, गर्म परत का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे जैसे सूरज की किरण से यहाँ पर गर्म हुआ, फिर धीरे धीरे करके नीचे गर्म हुआ, ऐसे करके पूरी 500 मीटर की परत बन जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा क्षेत्र में जिसका तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे उष्ण परत के नीचे तापमान में तीव्र गति से ह्रास होता है। मतलब ये जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा के ऊपर जो तापमान रहता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और उष्ण परत के नीचे मतलब इसके जो नीचे है यहाँ पर तापमान तेजी से कम होता जाता है, जिससे एक दूसरी परत का विकास होता है। एक परत तो हो गई आपकी ये मोटी परत 500 मीटर, एक ये दूसरी परत जहाँ पर तापमान घट रहा है, इसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन। ठीक है, इस स्तर के नीचे अत्यंत ठंडे जल की तीसरी परत होती है। मतलब ये थोड़े से कम ठंडी होती है और जो नीचे होती है ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। इसका न्यूनतम जो तापमान है वो समुद्र के तल तक रहता है। नितल मतलब होता है कि जो समुद्र का तल रहता है, नितल, इसका जो तापमान होता है वो होता है 10 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ऊपर से लेकर नीचे तक समुद्र का तापमान कम होता है। अब देखिए, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के निकटवर्ती क्षेत्र में 3 स्तरों के स्थान पर समुद्र में ठंडे जल का केवल एक स्तर पाया जाता है। ये जो आर्कटिक महासागर है ये ऊपर है और जो अंटार्कटिक महाद्वीप है वो नीचे है। ये दोनों ही बर्फ से ढके हुए हैं। इसमें समुद्र के जो जल है वो 3 स्तरों में नहीं होता। जैसे सबसे ऊपर हमने ये पिछली वाली स्लाइड में देखा था कि 500 मीटर मोटी एक परत होती है ऊपर, फिर उसके नीचे एक ये थर्मोक्लाइन होती है, इसके जो नीचे है वो 10 से 5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। लेकिन ये जो आर्कटिक और अंटार्कटिक हैं इनके नीचे ये नहीं पाए जाते, इनके नीचे केवल एक स्तर पाया जाता है, वो होता है बहुत ही ठंडा। दूसरे शब्दों में बताते हैं, इनमें जो ध्रुवीय प्रदेश है इसमें समुद्री सतह के नितल तक ठंडे जल का विस्तार होता है। मतलब जब ऊपर ही बर्फ जमी हुई है तो नीचे कितना ठंडा होगा। तो ये पूरा जो रहता है पूरा कैसा रहता है, ठंडा। मतलब कि पूरी जो परत रहती है वो एक ही रहती है। महासागरों में तापमान के लंबवत वितरण की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ तापहास की दर विभिन्न गहराइयों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब कि यहाँ पर जब तापमान नीचे जाता है तो विभिन्न गहराइयों पर तापमान में कमी भिन्न भिन्न होती है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जब सतह मतलब कि ये मान लीजिए कि आपका समुद्र की सतह है ऊपर, यहाँ से 1800 मीटर की गहराई तक तापमान रहता है 5 डिग्री से 2 डिग्री गिर जाता है। 15 डिग्री से कितना गिर जाता है, 2 डिग्री। मान लीजिए ऊपर का तापमान है 15 डिग्री और ये जब नीचे जाते हैं 1800 मीटर तक, ठीक है, तो 1800 मीटर तक जाने पर तापमान में कमी हो जाती है। कितनी हो जाती है, लगभग यहाँ पर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता है कि भूमध्य रेखा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान में गिरावट की दर असमान होती है। ठीक है, तापमान क्या होता है, जो तापमान की गिरावट की दर होती है वो असमान होती है। भूमध्य रेखा पर तापमान की गिरावट अलग होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में अलग होती है। और ये देख लेते हैं एक और चीज अपन, अट्ठारह सौ के नीचे जो तापमान होता है, मतलब
1800 से 4000 मीटर नीचे समुद्र की गहराई में है। अभी तक हमने 1800 मीटर देखा था। 1800 मीटर में 15 डिग्री से कितना हो गया था, 2 डिग्री सेल्सियस। अब जब 1800 मीटर से नीचे देखेंगे 4000 मीटर पे, तो 4000 मीटर पर हमको तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से या सेंटीग्रेड से 1.6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होती है। ठीक है। अब भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों में जो तापमान में गिरावट की दर होती है वो अलग अलग होती है। ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा में जो तापपतन की जो दर होती है वो अधिक होती है। मतलब जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर तापमान तेजी से घटता है ध्रुवों की अपेक्षा। अब देखो, अधस्थल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में समुद्री जल का उत्स्रवण, मतलब कि ऊपर आना। जो समुद्र का जल होता है वो क्या होता है, ऊपर आता है। अधिक घनत्व वाली सतह जल का मग्न होना, मतलब कि जो अधिक घनत्व वाली जो जल होता है वो सतह रहती है वो क्या होती है, जलमग्न होती है, मतलब जल में डूबी होती है। सौर विकिरण की मात्रा में प्रादेशिक असमानता। सौर विकिरण मतलब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि समुद्र जो सूर्य की किरणें हैं वो ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, तो इस प्रकार जो तापमान है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। ठीक है। किंतु इन सभी कारकों में अधिक महत्वपूर्ण गर्म और शीतल धाराएं होती है। मतलब कि कहीं पर जो धाराएं होती है, जैसे जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ से यदि कोई सी धारा आएगी तो वो ठंडी रहेगी। जो उष्ण प्रदेश है, जैसे हमारा ये भूमध्य सागरीय जो भूमध्य रेखी जो क्षेत्र है, यहाँ से कोई सी गई है तो वो गर्म रहेगी। तो इनका बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं, महासागरों में कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र हैं जहाँ गहराई में भी तापमान ऊंचा रहता है। मतलब कि एक ये देखो सारोगेसो सागर या सी, ये है आपका। इसमें जो निचले स्तर में तापमान क्या रहता है, तापमान धाराओं एवं प्रति चक्रवाती संक्रमण संचरण। अब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर गहराई में भी तापमान ऊंचा रहता है। जैसे आप देख लो सारागेसो सी, इसका जो निचला स्तर है उसमें भी तापमान क्या रहता है, उच्च रहता है। ठीक है। जबकि हमने पढ़ा है कि समुद्र में नीचे जाने पर तापमान में क्या आती है, कमी आती है, टेम्परेचर क्या होता है, डाउन। लेकिन जो सारागेसो सी है इसमें तापमान क्या रहता है, हाई रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है, हाई। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सारागेसो सी कहाँ पर है। तो चलिए हम लोग सारागेसो सी को देख लेते हैं। ये है आपका सारागेसो सी। यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार की एक वनस्पति पाई जाती है समुद्र के ऊपर। ठीक है। तो ये आपका सारागेसो सी। भी आपने जो क्षेत्र देखा यहाँ पर तापमान क्या रहता है, सदैव ऊंचा रहता है। ठीक है। हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में। स्थल आवृत समुद्रों में भी उनके नितल की बनावट एवं अंतः समुद्री कटकों पर जल के उथलेपन के कारण खुले महासागरों में अबाध गति से मिश्रण नहीं हो पाते, जिससे अधस्थल का तापमान खुले समुद्र के तापमान की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब कि जो कम गहरे जो महासागरीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ का जो तापमान रहता है वो क्या रहता है, उच्च रहता है। ठीक है। और जो खुले हुए समुद्र रहते हैं उसमें जो तापमान रहता है वो कम रहता है गहराई में। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जो लाल सागर है वो 1000 फेदम, जो समुद्र की गहराई होती है उसे फेदम में मापा जाता है। जो लाल सागर है उसमें तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस होता है 1000 फेदम पर। जबकि हिंद महासागर में इसकी जो गहराई है, इसी गहराई पर जो तापमान है कितना हो जाता है, 3.3। अभी हमने पढ़ा था गहराई पर जाने पर तापमान कम होता है। जो लाल सागर है वो पूरा क्या है, बंद है। और ये जो हिंद महासागर है ये दक्षिण में खुला हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये जो भारत है, भारत के नीचे क्या है, हिंद महासागर। और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है लाल सागर जो है ये। ठीक है। तो इसमें तापमान अलग है और इसमें अलग है। इसी प्रकार जो भूमध्य रेखा है उसमें 1200 मीटर की गहराई पर तापमान 13.3 से
2 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो अटलांटिक महासागर है इसी गहराई पर तापमान केवल 10 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अब हम ये सब चीजें मैप पर देख लेते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये है आपका ये है लाल सागर। लाल सागर में क्या होता है, जो रेड सी है, रेड सी में जो तापमान है वो 1000 फेदम पर अलग होता है, ठीक है। और ये देखिए हिंद महासागर है, हिंद महासागर कैसा है, खुला हुआ है, यहाँ पर तापमान आपको अलग मिलेगा, ठीक है। और ये जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, इसका तापमान अलग है, और मतलब इसका तापमान अधिक रहेगा और